आज हम कृष्ण बलदेव वैद्य जी द्वारा लिखित कहानी मेरा दुश्मन पढ़ेंगे। इस कहानी में वैद्य जी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि जो व्यक्ति के भीतर संघर्ष होते हैं और आत्ममंथन होते हैं उसी को केंद्रित करने का प्रयास किया है। कहानी में मुख्य पात्र अपने क्रोध और नफरत को किसी बाहरी व्यक्ति पर थोप देता है, लेकिन अंततः यह एहसास भी होता है कि उसका असली दुश्मन कोई और नहीं है बल्कि उसके अपने अंदर की अव्यवस्थित भावनाएं हैं। कहानी यथार्थ और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला करती है और दर्शाती है कि कैसे मन की अशांत भावनाएं व्यक्ति को अपनी ही आंतरिक दुनिया में फंसा लेती है और उसे अपना ही दुश्मन बना देती है। तो कहानी इस प्रकार है, सुनिए। मेरी चोरी पकड़ लेगा, लेकिन गिलास खत्म होते होते उसकी आंखें बुझने लगी थी और मेरा हौसला बढ़ गया था। जी में आया था कि उसी क्षण उसकी गर्दन मरोड़ दूं, लेकिन फिर नतीजे की कल्पना से दिल दहल कर रह गया था। मैं समझता था कि हर बुज़दिल आदमी की कल्पना बहुत तेज होती है, हमेशा उसे हर खतरे से बचा ले जाती है। फिर भी हिम्मत बांधकर मैंने एक बार धीरे से उसकी ओर देखा। इतना भी क्या कम था। साधारण हालत में मेरी निगाहें सहमी हुई सी उसके सामने इधर उधर फड़फड़ाती रहती हैं। साधारण हालत में मेरी स्थिति उसके सामने बहुत असाधारण रहती है। खैर, अब उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और सिर झूल रहा था। एक और लुढ़क कर गिर जाने से पहले उसकी बाहें दो लदी हुई ढीली टहनियों की सुस्त सी उठान के साथ मेरी ओर उठाई। उसे इस तरह लाचार देखकर भ्रम हुआ था कि वह दम तोड़ रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि वह मुझी किसी भी क्षण उछल कर खड़ा हो रखता है। होश संभालने पर वह कुछ कहेगा नहीं। उसकी ताकत उसकी खामोशी है। बातें वह उस जमाने में भी बहुत कम किया करता था, लेकिन अब तो जैसे बिल्कुल गूंगा हो गया है। उसकी गूंगी अवहेलना की कल्पना मात्र से मुझे दहशत हो रही है। कहा ना कि मैं एक बुज़दिल इंसान हूं। वैसे मैं ना जाने कैसे समझ बैठा था कि इतने अरसे की अलदहकी के बाद अब मैं उसके आतंक से पूरी तरह आजाद हो चुका हूं। इसी खुशफहमी में शायद उस रोज उसे मैं अपने साथ ले आया था। शायद मन में कहीं उस पर रोब गांठने, उसे नीचा दिखाने की दुरास्ता थी। हो सकता है कि मैंने सोचा हो कि वह मेरी जीती जागती खूबसूरत बीवी, चहकते मटकते तंदुरुस्त बच्चों और आरास्ता पैरास्ता आलीशान कोठी को देखकर खुद ही मैदान छोड़कर भाग जाएगा और हमेशा के लिए मुझे उससे निजात मिल जाएगी। शायद मैं उस पर यह साबित कर दिखाना चाहता था कि उससे पीछा छुड़ा लेने के बाद किस खुशगवार हद तक मैंने अपनी जिंदगी को संवार लिया है। लेकिन ये सब लड़ने के बहाने थे। हकीकत शायद यह थी कि उस रोज मैं उसे अपने साथ नहीं लाया था, बल्कि वह खुद ही मेरे साथ चला आया था। जैसे मैं उसे नहीं, बल्कि वह मुझे नीचा दिखाना चाहता हो। जाहिर है कि उस समय यह बारीक बात मेरी समझ में नहीं आई होगी। मौके पर ठीक बात मैं कभी भी नहीं सोच पाता। यही तो मुसीबत है। वैसे मुसीबतें और भी हैं, लेकिन उन सब का जिक्र यहाँ बेकार होगा। खैर, माला के सामने उस रोज मैंने इसी किस्म की कोई लंगड़ी सफाई पेश करने की कोशिश की थी और उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वह उसे देखते ही बिखर उठी थी। सबसे पहले अपनी बेवकूफ़ी और सारी स्थिति का एहसास शायद मुझे उसी क्षण हुआ था। मुझे उस कमबख्त से वही घर से दूर उस सड़क के किनारे किसी न किसी तरह से निपट लेना चाहिए था। अगर अपनी उस सहमी हुई खामोशी को तोड़कर मैंने अपनी तमाम मजबूरियां उसके सामने रख दी होती, माला का एक खाका सा खींच दिया होता, साफ साफ उससे कह दिया होता कि देखो गुरु, मुझ पर दया करो और मेरा पीछा छोड़ दो, तो शायद वहीं हम किसी समझौते पर पहुंच जाते। और नहीं तो वह मुझे कुछ मोहलत जरूर दे देता। छूटते ही तो
दो मोर्चों को एक साथ संभालने की दिक्कत पेश ना आती। कुछ भी हो, मुझे उससे अपने घर नहीं लाना चाहिए था, लेकिन अब यह सारी समझदारी बेकार थी। माला और वह एक दूसरे को यूं घूर रहे थे जैसे दो पुराने और जानी दुश्मन हों। एक क्षण के लिए मैं यह सोचकर आश्वस्त हुआ था कि माला सारी स्थिति खुद संभाल लेगी, और फिर दूसरे ही क्षण मैं माला की लालत मनानत की कल्पना कर सहज रहा था। बात को मजाक में घोल देने की कोशिश में मैंने एक खास गिलगिले लहजे में, जो मेरे पास ऐसे नाजुक मौके के लिए सुरक्षित रहता है, कहा था, डार्लिंग जरा रास्ता तो छोड़ो कि हम बहुत लंबी सैर से लौटे हैं। जरा बैठा जाए तो जो सजा दी जाए देने देना। वह रास्ते से तो हट गई थी, लेकिन उसके तनाव में कोई कमी नहीं हुई थी और ना ही उसने मुझे बैठने दिया था। साथ ही वह मुर्दार ने मेरी तरफ यूं देखा था जैसे कह रहा हो, तो तुम वाकई इस औरत के गुलाम बनकर रह गए हो। और खुद मैं उन दोनों की तरफ देख रहा था, जैसे एक ही नज़र बचाकर दूसरे से कोई साजिशी संबंध पैदा कर लेने की ख्वाहिश हो। फिर माला ने मौका पाते ही मुझसे अलग हो जाने को कहा और डांटना डपटना शुरू कर दिया था। मैं पूछती हूँ कि यह तुम किस आवारागर्दी को पकड़ साथ ले आए हो? जरूर कोई तुम्हारा पुराना दोस्त होगा, है ना? इतने बरस शादी को हो चले, लेकिन तुम अभी तक वैसे के वैसे ही हो। मेरे बच्चे उसे देखकर क्या कहेंगे? पड़ोसी क्या सोचेंगे? अब कुछ बोलोगे भी? मैं हैरान था कि क्या बोलूं। माला के सामने मैं बोलता कम हूँ, ज्यादा समय तोलने में ही बीत जाते हैं और उसका मिजाज और बिगड़ जाता है। वैसे उसका गुस्सा जायज था, उसका गुस्सा हमेशा बजा होता था। हमारी कामयाब शादी भी इसी बुनियाद पर कायम थी। उसकी हर बात हमेशा सही होती है और मैं अपनी हर गलती को चुपचाप और फौरन कबूल कर लेता हूँ। ऊपर से वह कुछ भी क्यों न कहे, उसे मेरी फर्मबरदारी पर पूरा विश्वास है। बीच बीच में महज मुझे खुश कर देने के ख्याल से वह इस किस्म की शिकायतें ज़रूर कर दिया करती है। तुम्हें ना जाने हर मामूली से मामूली बात पर मेरे खिलाफ डट जाने की क्या मजा आता है। मानती हूँ कि तुम मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हो, लेकिन कभी कभी मेरी बात भी सुन लिया करो, वो भी सही होती है। मुझे उसके ये झूठे उलाहने बहुत पसंद है, सो मैं उससे ज़्यादा खुश नहीं हो पाता। फिर भी वह समझती है कि इनमें मेरा भ्रम बना रहता है और मैं जानता हूँ कि बागडोर उसी के हाथ में रहती है, और यह ठीक भी है। तो माला दांत पीसकर कह रही थी, अब कुछ बोलोगे भी? मेरे बच्चे पार्क से लौटकर इस मनहूस आदमी को बैठक में बैठा देखकर क्या कहेंगे? उन पर क्या असर होगा? उफ, इतना गंदा आदमी, सारा घर महक रहा है। बताओ ना, मैं अपने बच्चों से क्या कहूँगी? अब जाहिर है कि मैं माला को कुछ भी नहीं बता सकता था। सुबह सिर झुकाए खड़ा रहा और वह मुंह उठाए बहुत देर तक बरसती रही। वैसे यहाँ साफ कर दूं कि वे बच्चे माला अपने साथ नहीं लाई थी, वे मेरे भी उतने ही थे जितने कि उसके। लेकिन ऐसे मौके पर वह हमेशा मेरे बच्चे कहकर मुझसे उन्हें यूं अलग करती थी जैसे कोई कीचड़ से लाल निकला हुआ हो। कभी कभी मुझे इस बात पर बहुत दुख भी होता था, लेकिन फिर ठंडे दिल से सोचने पर महसूस होता है कि शारीरिक सच्चाई कुछ भी हो, रूहानी तौर पर हमारे सभी बच्चे माला के ही तो हैं। उनके रंग ढंग में मेरा हिस्सा बहुत कम है, और यह ठीक ही है, क्योंकि अगर वह मुझ पर जाते तो उन्हें भी मेरी तरह सीधा होने में न जाने कितनी देर लग जाती। मैं खुश हूँ कि उनका भविष्य खूब रोशन है, और उस रोशनी में मेरा हाथ बस इतना है कि मैं उनका कानूनी और शायद जिस्मानी बाप हूँ। उनके लिए पैसे कमाता हूँ और दिलो जान से उनकी माँ की सेवा में दिन रात जुटा रहता हूँ। खैर, कुछ देर में यूं ही सिर नीचा किए हुए मैं खड़ा रहा, और बाद आखिर मैंने निहायत आजियाने आवाज़ से कहना शुरू किया था,
अरे भाई, मैं तो उस कमबख्त को ठीक तरह से पहचानता भी नहीं, उससे दोस्ती का तो सवाल भी पैदा नहीं होता। अब अगर रास्ते में कोई आदमी मिल जाए तो न जाने मेरे फिक्के का अंत क्यों कर होता, शायद होता भी कि नहीं। लेकिन माला ने बीच में ही पांव पटक कर कह दिया, झूठ, सरासर झूठ। यह कहकर वह अंदर चली गई और मैं कुछ देर तक वही सिर नीचा किए खड़ा रहने के बाद वापस उस कमरे में लौट आया जहां बैठा वह बीड़ी पी रहा था और मुस्कुरा रहा था, जैसे सब जानता हो कि मैं किस मरहले से गुजर कर आ रहा हूं। अब हुआ दरअसल यह था कि उस शाम माला से कुछ दूर अकेला घूम आने की इजाज़त मांगकर मैं यूं ही बिना मतलब घर से बाहर निकल गया था। आमतौर पर वह ऐसी इजाज़तें आसानी से नहीं देती और ना ही मैं मांगने की हिम्मत कर पाता हूँ। बिना मतलब घूमना उसे बहुत बुरा लगता है। कहीं भी जाना हो, किसी से भी मिलना हो, कुछ भी करना हो या ना करना हो, मतलब यह साफ और सही फैसला वह पहले से ही कर लेती है, ठीक ही करती है। मैं उसकी समझदारी की दाद देता हूँ। वैसे घर से दूर अकेला मैं किसी मतलब से भी नहीं जा पाता। माला की सोहबत की कुछ ऐसी आदत सी पड़ गई है कि उसके बिना सब सूना सूना सा लगता है। जब वह साथ रहती है तो किसी किस्म का कोई उल जलूल विचार मन में आता ही नहीं है। हर चीज ठोस और बामतलब दिखाई देती है। अंदर की हालत ऐसी रहती है जैसे माला के हाथों सजाया हुआ कोई कमरा हो जिसमें हर चीज करीने से पड़ी हो, बेकायदी का कोई गुंजाइश नहीं हो। और जब वह साथ नहीं होती तो वही होता है जो उस शाम हुआ, या फिर उसी किस्म का कोई और हादसा, क्योंकि उससे पहले वैसी बात कभी हुई नहीं थी। तो उस शाम न जाने किस धुन में मैं घर से बाहर दूर निकल गया था। आमतौर पर घर से दूर रहने पर भी मैं घर के ही बारे में सोचता हूँ, इसलिए नहीं कि घर में किसी किस्म की कोई परेशानी है। गाड़ी न सिर्फ चल रही है बल्कि खूब जल रही है। बागडोर जब माला जैसी औरत के हाथ में हो तो चलेगी नहीं और क्या करेगी। नहीं, घर में कोई परेशानी नहीं है। अच्छी तनख्वाह, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, अच्छे बारशूक दोस्त, उनकी बीवियां भी खूब हट्टी कट्टी और अच्छी अच्छी, अच्छा सरकारी मकान, अच्छा खुशनुमा लॉन, पास पड़ोसी भी अच्छे, महंगाई के बावजूद दोनों वक्त का अच्छा खाना, अच्छा बिस्तर और अच्छे बिस्तरी जिंदगी। मैं पूछता हूँ इस सब के अलावा और चाहिए भी क्या एक अच्छे इंसान को। फिर भी अकेला होने पर घरेलू मामलों के बारे में उलट पुलट कर देखने से वैसे ही इत्मीनान मिलती है जैसे किसी भी सेहतमंद आदमी को बार बार आईने के पास सूरत देखकर मिलता होगा। मेरा मतलब है कि वक्त अच्छी तरह से कट जाता है, ऊब नहीं होती। यह भी माला के ही सुप्रभाव का फल है। नहीं तो एक जमाना था कि मैं हरदम ऊब का शिकार रहता था। हो सकता है कि उस शाम दिमाग कुछ देर के लिए उसी गुजरे हुए जमाने की ओर भटक गया हो। कुछ भी हो, मैं घर से बहुत दूर निकल गया था और फिर अचानक वह मेरे सामने आ खड़ा हुआ था। महसूस हुआ था जैसे मुझे अकेला देखकर घात में बैठा हुआ किसी खतरनाक अजनबी ने रास्ता रोक लिया हो। मैं ठिठक कर रुक गया था। उसकी सुती हुई आंखों से फिसलकर मेरी निगाह उसकी मुस्कुराहट पर जा टिकी थी, जहां अब मुझे उसके साथ बिताए हुए सारे गर्द आलूद जमाने की एक टिमटिमाती हुई सी झलक दिखाई दे रही थी। महसूस हो रहा था कि बरसों तक रुपोश रहने के बाद भी मुझे पकड़कर किसी के सामने पेश कर दिया गया हो। मेरा सिर इस पेशी के ख्याल में दबकर झुक गया था। कुछ ये शायद कितनी ही देर हम सड़क के उस नंगे और आवारा अंधेरे में एक दूसरे को रूबरू खड़े होकर देख रहे थे। अगर कोई तीसरा उस समय देख रहा होता तो शायद समझता कि हम किसी लाश के सिरहाने खड़े कोई प्रार्थना कर रहे हों या एक दूसरे पर झपट पड़ने से पहले का मंत्र जाप कर रहे हैं। वैसे यह सच है कि उसे पहचानते ही मैंने माला को याद करना शुरू कर दिया था कि हर संकट में मैं हमेशा उसी का नाम लेता हूँ।
साथ ही वहां से दुम दबाकर भाग उठने की ख्वाहिश भी मन में उठ रही थी। एक उड़ती हुई सी तमन्ना यह भी हुई थी कि वापस घर लौटने की बजाय चुपचाप उस कमबख्त के साथ ही हो चलूं, जहां वह ले जाना चाहे चला जाऊं और माला को खबर तक न हो। इस विचार पर तब भी बहुत चौंका था और अभी भी हैरान हूँ, क्योंकि आखिर उसी से पीछा छुड़ाने के लिए ही तो मैंने माला की गोद में पनाह ली थी। अगर आज से कुछ बरस पहले मैंने उसके खिलाफ बगावत ना की होती, और सच कहूँ तो उस भागने को बगावत का नाम देकर मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। मैंने सोचा था और मेरा मुंह शर्म के मारे जल उठा था। मेरा मुंह अक्सर इस आग में जलता रहता है। उस हरामजादे ने ज़रूर मेरी सारी परेशानी को भांप लिया होगा। उससे मेरी कोई कमजोरी नहीं छिपी है, और उससे भागकर माला की गोद में पनाह लेने की एक बड़ी वजह यही थी। उसकी हंसी में मुझे सूखे पत्तों की हैबतनाक खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी, और उस खड़खड़ाहट में उसके साये में गुजारे हुए ज़माने की बेशुमार यादें आपस में टकरा रही थी। बड़ी मुश्किल से आंख उठाकर उसकी ओर देखा था। उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ा हुआ था। मैं बिदक कर 2 कदम पीछे हट गया था, और उसकी हंसी और ऊंची हो गई थी। कसे हुए दांत मैंने उसकी आंखों का सामना किया। अपना हाथ उसके खुरदुरे हाथ में देते हुए और उसकी सांसों की बदबूदार हरारत अपने चेहरे पर झेलते हुए मैंने महसूस किया था कि जैसे इतनी मुद्दत आज़ाद रह लेने के बाद फिर अपने आप को उसके हवाले कर देता हूँ। अजीब बात है, इस एहसास से जितनी तकलीफ मुझे होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं थी। शायद हर भगौड़ा मुजरिम दिल से यही चाहता है कि कोई उसे पकड़ ले। घर पहुंचने तक कोई बात नहीं हुई थी। अपनी अपनी खामोशी में लिपटे हुए हम धीमे धीमे चल रहे थे, जैसे कंधों पर कोई लाश उठाए हुए हों। सो जब माला की डांट टपट सुन लेने के बाद मुंह बनाए मैं वापस बैठक में लौटा, तो वह बदजात मज़े में बैठा बीड़ी पी रहा था। एक क्षण के लिए भ्रम हुआ जैसे वह कमरा उसी का हो। फिर कुछ संभाल कर उससे नज़रें मिलाए बिना मैंने कमरे की सारी खिड़कियां खोल दी, पंखों को और तेज़ कर दिया, और एक झुंझलाई हुई ठोकर से उसके जूते के सोफे को नीचे ढकेल दिया। रेडियो चलाना ही चाहता था कि उसकी फटी हुई हंसी सुनाई दी, और मैं बेबस हो उससे दूर हटकर चुपचाप बैठ गया। जी में आया कि हाथ बांधकर उसके सामने खड़ा हो जाऊं और सारी हकीकत सुनाकर कह दूं, देखो दोस्त, अब मेरे हाल पर रहम करो और माला के आने से पहले चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना नतीजा बहुत बुरा होगा। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। कहा भी होता तो सिवाय एक जहरीली हंसी के उससे मेरी कोई अपील का जवाब ना दिया होता। वह बहुत जालिम है, हर बात की तरह तक पहुंचने का कायल, और भावुकता से उसे सख्त नफरत है। उसे कमरे का जायजा लेते देख मैंने दबी निगाहों से उसकी ओर देखना शुरू कर दिया। टांगे समेटे वह सोफे पर बैठा हुआ एक जानवर सा दिखाई दिया। उसकी हालत बहुत खस्ता दिखाई दी, लेकिन उसकी शक्ल अब भी मुझसे कुछ कुछ मिलती थी। इस विचार से मुझे कोफ्त भी हुई और एक अजीब किस्म की खुशी भी महसूस हुई। एक ज़माना था जब वही एकमात्र आदर्श हुआ करता था, जब हम दोनों घंटों तक साथ घूमा करते थे, जब हमने बार बार कई नौकरियों को एक साथ इस्तीफा दिया था, कुछ एक में से एक साथ निकाले गए थे, जब हम अपने आप को उन तमाम लोगों से बेहतर और ऊंचा समझते थे जो पिटा पिटाई लकीरों पर चलते हुए अपनी सारी जिंदगी एक बदनुमा और एक रिवायती घरौंदे की तामीर में बर्बाद कर देते हैं, जिनके दिमाग हमेशा उस घरौंदे की 4 दीवारी में कैद रहते हैं, जिनके दिल सिर्फ अपने बच्चों की किलकारियों पर ही झूमते हैं, जिनकी बेवकूफ़ बीबियां दिन रात उन्हें तिनगी की नाच पर नचाती हैं, और जिन्हें अपनी सफ़ेद पोशी के अलावा और किसी बात का कोई गम नहीं होता। कुछ देर में उस ज़माने को याद कर कर उसी में डूब गया था। महसूस हुआ जैसे वह फिर उसी दुनिया का एक पैगाम लाया हो,
फिर मुझे उन्हीं रोमानी वीरानों में भटका देने की कोशिश करना चाह रहा हो, जिनसे भागकर मैंने अपने लिए एक फूलों की मेज संवार ली थी, जिस पर माला करीब हर रात मुझसे मेरी फर्माबरदारी का सबूत तलब किया करती थी और जहां मैं बहुत सुखी हूँ। वह मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने मेरे अंदर झांक लिया हो। उसे इस तरह आसानी से अपने ऊपर कब्जा करने नहीं देता। मैंने बात बदलने के लिए कहा, कितने रोज यहाँ ठहरोगे? उसकी हंसी से एक बार फिर हमारे घर की सजी सवरी फिजा दहल गई और मुझे खतरा हुआ कि माला उसी दम वहां पहुंचकर उसका मुंह न नोच ले। लेकिन यह खतरा इस बात का गवाह है कि इतने बरस की दास्ता के बावजूद मैं अभी तक माला को पहचान नहीं पाया। थोड़ी ही देर में वह एक बहुत खूबसूरत साड़ी पहने हुए मुस्कुराती इठलाती हुई हमारे सामने आ खड़ी हुई। हाथ जोड़कर बड़े दिल फरेब अंदाज से नमस्कार करती हुई बोली, आप बहुत थके हुए दिखाई देते हैं। मैंने गर्म पानी रखवा दिया है, आप वॉश कर लें तो कुछ पीकर ताज़ा तहो हो जाए। खाना तो हम लोग देर से ही खाएंगे। मैं बहुत खुश हुआ। अब मामला माला ने अपने हाथ में ले लिया था और मैं यूं ही परेशान हो रहा था। मन हुआ कि उठकर माला को चूम लूं। मैंने कनखियों से उस हरामजादे की तरफ देखा। वह वाकई सहमा हुआ सा दिखाई दिया। मैंने सोचा, अब अगर वह खुद ब खुद ही ना भाग उठा तो मैं समझाऊंगा कि माला की सारी समझ, सीख और रूप रंग बेकार है। कितना लुफ्त आए अगर वह कमबख्त भी भाग खड़ा हो जाए, या भाग खड़ा होने की बजाय माला के दांव में फंस जाए और फिर मैं उससे पूछूं, अब बता साले, अब बात समझ में आई? मैंने आंखें बंद कर ली और उसे माला के इर्द गिर्द नाचते हुए, उस पर फिदा होते हुए, उसके साथ लेटे हुए देखा। एक अजीब राहत का एहसास हुआ। आंखें खोली तो वह गुस्ल खाने में जा चुका था और माला झुके सोफे को ठीक कर रही थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन फिर उसकी तनी हुई सूरत से घबराकर नजरें झुका ली। जाहिर था कि उसने अभी मुझे माफ नहीं किया था। नहाकर वह बाहर निकला तो उसने मेरे कपड़े पहने हुए थे। इस बीच माला ने बियर निकाली थी और उसका गिलास भरते हुए पूछ रही थी, आप खाने में मिर्च कम लेते हैं ज़्यादा या फिर ज़्यादा? मैंने बहुत मुश्किल से हंसी पर काबू किया। उस साले को खाना ही कब मिलता होगा, मैं ये सोच रहा था और माला की होशियारी पर खुश हो रहा था। कुछ देर हम बैठे बातें करते रहे। माला उससे घुल मिल कर बातें करती रही, उससे छोटे छोटे सवाल पूछती रही। आपको यह शहर कैसा लगा? बियर ठंडी है या नहीं? आप अपना सामान कहाँ छोड़ाए? और वह बंगले झांकता रहा। हमारे बच्चे ने आकर अपने अंकल को ग्रीट किया, बारी बारी उनके घुटनों पर बैठकर अपना नाम वगैरह बताया, एक दो गाने गाए और फिर गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चले गए। माला की मीठी बातों से यूं लग रहा था जैसे हमारे अपने ही हल्के का कोई बेतकल्लुफ दोस्त कुछ दिनों के लिए हमारे पास आ ठहरा हो और उसकी बड़ी सी गाड़ी हमारे दरवाजे के सामने खड़ी हो। मैं बहुत खुश था और जब माला खाना लगाने लगी और बाहर गई तो उस शाम पहली बार मैंने बेधड़क उस कमीने की तरफ देखा। वह 3-4 गिलास बियर के पी चुका था और उसके चेहरे की जर्दी कुछ कम हो गई थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट माला के बाहर जाते ही फिर वही जहर और चैलेंज आ गई थी और मुझे महसूस हुआ कि जैसे वह कह रहा हो, बीवी तुम्हारी मुझे पसंद है, लेकिन बेटे उसे खबरदार कर दो। मैं इतना पिलपिला नहीं जितना वह समझती है। एक क्षण के लिए फिर मेरा जोश कुछ ढीला पड़ गया। लगा जैसे बात इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं। याद आया कि खूबसूरत और शौक औरतें उस जमाने में भी उसे बहुत पसंद थी, लेकिन उनका जादू ज़्यादा देर तक नहीं चलता था। फिर भी मैंने सोचा, बात अब मेरे हाथ से निकल गई है और सिवाय इंतज़ार के मैं और कुछ नहीं कर सकता था। खाना उस रोज़ बहुत उम्दा बना था और खाने के बाद माला खुद उसे उसके कमरे में छोड़ने गई थी,
लेकिन उस रात मेरे साथ माला ने कोई बात नहीं की। मैंने कई मजाक किए, कहा नहा धोकर वह काफ़ी अच्छी लग रही है या वह काफ़ी अच्छा लग रहा था। क्यों? बहुत छेड़छाड़ की, कई कोशिशें की कि सुलहनामा हो जाए, लेकिन उसने मुझे अपने पास फटकने भी नहीं दिया। नींद उस रात मुझे नहीं आई। फिर भी अंदर से मुझे इत्मीनान था कि किसी न किसी तरह माला दूसरे रोज उसे भगा सकने में ज़रूर कामयाब हो जाएगी। लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। माना कि माला बहुत चालाक है, बहुत समझदार है, बहुत मनमोहिनी है, लेकिन उस हरामजादे की ढिठाई का भी कोई मुकाबला नहीं। 3 दिन तक माला उसकी खातिर तवाजो करती रही। मेरे कपड़ों में वह अब बिल्कुल मुझ जैसा लग रहा था और नज़र यूं आता जैसे माला के 2 पति हों। मैं तो सुबह सवेरे गाड़ी लेकर दफ्तर को निकल जाता था। पीछे उन दोनों में न जाने क्या बातें होती थी, लेकिन जब कभी उसे मौका मिलता वह मुझे अंदर ले जाकर डांटने लगती। अब यह मुर्दार यहाँ से निकलेगा भी या नहीं कि जब तक घर में है हम किसी को ना तो बुला सकते हैं और ना ही वहाँ जा सकते हैं। मेरे बच्चे कहते हैं कि इससे बात करने तक की तमीज़ नहीं है। आखिर यह चाहता क्या है? मैं उसे क्या बताता कि वह क्या चाहता है? कभी कहता थोड़ा सब्र करो और अब जाने की सोच रहा ही होगा। कभी कहता क्या बताऊँ, मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ। कभी कहता तुमने खुद ही उसे सिर पर चढ़ा लिया है। अगर तुम्हारा बर्ताव रूखा हो जाता तो शायद चला जाता। माला ने अपना बर्ताव तो नहीं बदला, लेकिन चौथे रोज अपने बच्चों सहित घर छोड़कर अपने भाई के यहाँ चली गई। मैंने बहुतेरे रोका, लेकिन वह नहीं मानी। उस रोज वह कमबख्त बहुत हंसा, जोर जोर से बार बार हंसा। आज माला को गए 5 रोज हो गए। मैंने दफ्तर जाना छोड़ दिया है। वह फिर अपने असली रंग में आ गया है। मेरे कपड़े उतार कर उससे फिर अपना वह मैला सा कुर्ता पजामा पहन लिया है। कहता कुछ नहीं, लेकिन कुछ जानता हूँ कि वह क्या चाहता है। यह मौका फिर हाथ नहीं आएगा। वह चली गई है। बेहतर यही है कि उसके लौटने से पहले तुम भी यहाँ से भाग चलो। उसकी चिंता मत करो, वह अपना इंतज़ाम खुद कर लेगी। और आज आखिर में उसे थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देने में कामयाब हो गया हूँ। अब मेरे सामने 2 ही रास्ते हैं। एक यह कि होश में आने से पहले मैं उसे जान से मार डालूं, और दूसरा यह कि अपना ज़रूरी सामान बांध कर तैयार हो जाऊं और ज्यों इसे होश आए हम दोनों फिर उसी रास्ते पर चल दें जिससे भागकर कुछ बरस पहले मैंने माला की गोद में पनाह ली थी। अगर माला इस समय यहाँ होती तो वह कोई तीसरा रास्ता भी निकाल लेती, लेकिन वह नहीं है और मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। धन्यवाद।